अमीर बहू और गरीब सास का बंटवारा। सुरेखा अपने पति रविंद्र के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। साथ ही उसके शादी लायक एक बेटा मोहन और एक बेटी तान्या थी। मोहन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जहां उसकी मुलाकात शेफाली नाम की एक लड़की से होती है, जो कि उस कंपनी के मालिक की बेटी थी। कुछ दिनों में शेफाली को मोहन अच्छा लगने लगता है। गुजरते वक्त के साथ शेफाली मोहन को अपना प्यार बयां कर देती है। ये सुनकर मोहन हैरान रह जाता है। मैम, ये आप क्या कह रही हैं? आप मुझे लाइक करती हैं? हाँ, सिर्फ लाइक नहीं, प्यार भी करने लगी हूँ और तुमसे शादी करना भी चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ तुम भी मुझे कहीं ना कहीं चाहते हो, प्यार करते हो, बस कह नहीं पा रहे हो। हाँ, क्योंकि चाहता तो हूं, पर भूल कैसे जाऊं कि मैं एक मामूली एम्प्लॉय हूं और आप इस कंपनी की मालकिन हैं। आप मेरी पत्नी कैसे बनेगी? शादी करके तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, बस तुम हाँ करो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगी। यस, आई लव यू शेफाली। विल यू मैरी मी? ओह माय गॉड, यस, आई विल मैरी यू। ये सुनते ही शेफाली उसे गले लगा लेती है। फिर दोनों अपने माँ बाप से शादी की बात करते हैं। कुछ ही दिनों में बड़े धूमधाम के साथ शेफाली की मोहन से शादी हो जाती है। गृह प्रवेश करने के बाद जब शेफाली अपने ससुराल आती है तो सास सुरेखा उसकी नजर उतारती है। हाय रब्बा, मेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है। सच में मोहन बेटा, तू तो हीरा लेकर आया है। हाँ भाभी, आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन घर में आने से पहले आपको मुझे नेक देना होगा, वरना मैं आपको दरवाजा पार नहीं करने दूंगी। ऐसे कैसे नहीं करने दोगे? ये लो तुम्हारा नेक, मेरी प्यारी ननद जी। ये कहकर शेफाली अपनी ननद को नेक देती है, जिसके बाद सास ससुर के पैर छूती है। फिर वो आशीर्वाद देते हैं। अगले दिन शेफाली गरीब ससुराल में ढलने की कोशिश करते हुए सुरेखा की मदद लेती है। फिर वो सबके लिए अच्छे से चाय नाश्ता बनाती है, जिसे खाकर सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। और शेफाली कहती है, अरे माँ जी, पापा जी, आपकी प्लेट खाली है, ये लीजिए और कचौड़ियाँ खाइए। अरे बहू बहुत ज्यादा खाऊंगा तो गैस बन जाएगी पेट में। अच्छा, ये लो तुम्हारा शगुन। शुक्रिया पापा जी। शादी का 1 महीना बीत जाता है। शेफाली ने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। ये देखकर सास अपने पति से कहती है, अजी बहू देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी अमीर परिवार से आई है। कितने अच्छे से घुल मिल गई, एक बार भी शिकायत का मौका नहीं दिया। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। शेफाली अपने नए ससुराल में बहुत ही मीठी मिजाज में थी, लेकिन फिर छोटी छोटी चीजों को लेकर वो चिढ़ने लगती है। घर में वो अपने खाने के लिए मोहन से कुछ मंगाती है तो नंद उस पर जल्दी से हक जमा लिया करती थी। फिर एक दिन मोहन उसके लिए गले का नेकलेस लाता है। ये देखकर नंद तान्या कहती है, अरे वाह भाभी, ये नेकलेस तो बहुत अच्छा है, काश भैया मुझे भी ला कर देते। कोई बात नहीं तान्या, ऐसा करो, ये तुम ले लो। शेफाली, तुम बहुत अच्छी हो, घर में सबका कितना ख्याल रखती हो, और अब तुमने तान्या को ये नेकलेस दे दिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए और ले आऊंगा। थैंक यू भैया, भाभी। मैं जानती थी तान्या, तुमने जानबूझकर मोहन के सामने बोला था ताकि मुझे ये नेकलेस देना पड़ जाए। कोई बात नहीं, नेकलेस चला गया, लेकिन मोहन की नजरों में मैं अच्छी बन गई। पर बदला तो लेकर ही रहूंगी। इस गरीब खाने को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शेफाली बदले की फिराक में थी, इतने में उसका ससुर कहता है, अरे बहू, मेरा सिर दर्द हो रहा है, जरा 2 कप कड़क चाय बना दो ताकि तुम्हारी सास भी मेरे साथ पी ले। जी पापा जी, लाई। पापा जी, माय फुट, नौकर बनाकर रख दिया है, लेकिन मैं भूल गई कि मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ। इन लोगों को इनकी औकात दिखानी ही होगी मुझे। ये कहकर उस वक्त तो शेफाली चाय बनाकर दे देती है। अगले दिन जब उसका पति ऑफिस चला जाता है तो तीनों दोपहर का खाना मांगते हैं। क्या बात है बहू, 2 बज रहे हैं, तूने खाना नहीं बनाया? तेरे पापा जी और ननंद भूखे हैं। मैं क्या आपको नौकर नजर आती हूँ जो हमेशा हर काम करेगी? अब से मैं इस घर का कोई काम नहीं करूँगी। खाना बनाना है तो आप बनाओगी, कपड़े धोने हैं तो ननंद करेगी, और बाहर का सामान पापा जी लाएंगे। भाभी, अब ये किस तरीके से माँ से बात कर रही हो? हमसे कोई भूल हुई है क्या? वो सब मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अमीर घर की हूँ, तुम सब गरीब हो, और मैं कोई काम नहीं करूँगी। बहुत बहू बहू का गेम खेल लिया। चलो, मुझे भूख लग रही है, कुछ अच्छा सा बना कर लाओ। उसके बाद मेरे गंदे कपड़े पड़े हैं तान्या, तुम धो देना। और पापा जी, ये रही बाजार की लिस्ट,
सामान आ जाना चाहिए। गरीब परिवार से होने के कारण वो सभी भोले भाले भी थे, इसलिए बहू की बात चुपचाप सुनकर सारा काम कर लेते हैं। वो जब खाना खाती तो नुक्स निकाला करती। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। वो अपने ससुराल वालों पर अत्याचार करने लग गई थी, लेकिन पति के आते ही अपने ससुराल वालों के साथ प्यार से पेश आती थी। साथ ही उन्हें धमकी देती थी कि वो मोहन को कुछ न बताए। फिर एक दिन शेफाली कहती है, सुना है माँ जी, ये छोटा सा घर भी 50 लाख का है। हाँ बहू, ये 50 लाख का घर है। बाप रे, ये घर तो बहुत महंगा है। इसे तोड़वाकर पापा से पैसे लेकर बड़ा सा महल बनवाऊंगी और इसका बंटवारा कर लूंगी, या तो खुद ही हड़प जाऊंगी। जरा ये बात इनके कानों में भी डाल देती हूँ। मोहन के घर आने के बाद शेफाली उसे भड़का देती है। फिर आसानी से मोहन उसकी बातों में आ भी जाता है। तुम कह तो सही रही हो शेफाली, राज करेंगे फिर हम इस घर में। मैंने भी यही सोचा है। शेफाली मोहन को अपनी बातों में फंसा लेती है। इसी बीच वो गर्भवती हो जाती है, लेकिन अपने ससुराल वालों के साथ बुरा बर्ताव करना नहीं छोड़ती, जिससे बूढ़े सास ससुर की तबीयत भी नाजुक हो गई थी। इसके बावजूद भी शेफाली सुरेखा से कहती है, ये क्या है, कैसा खाना बनाया है आपने माँ जी? आपको पता है ना मैं गर्भवती हूँ। ये सब खाना मुझे शोभा नहीं देता। जाइए बढ़िया सा मेवे डालकर कुछ मीठा लाइए। बहू, घर में मेवे नहीं है, मैं बना नहीं पाऊंगी, और तेरे पापा जी की तबीयत भी खराब है, वो जा नहीं पाएंगे। मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। और हाँ, इस घर का बंटवारा कब करेंगी? मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मेरे पति का। बहू, तू घर का बंटवारा करवाना क्यों चाहती है? आखिर तुझे ये सब करके क्या मिलेगा? सब तेरा ही तो है। तानिया तो शादी करके चली जाएगी। देखिए, मैं इस चीज का इंतजार नहीं करूंगी। मुझे बंटवारा अभी मतलब अभी चाहिए। आप गरीब लोगों का क्या भरोसा, कहीं बेटे की शादी के लिए बेच दिया तो? बहू, थोड़ी तो अपनी मर्यादा में रहकर बात कर। ये क्या हो गया है अचानक से तुझे? क्यों बंटवारा बंटवारा कर रही है? भगवान के लिए भाभी ऐसा मत कहिए। आज तक आपने जो भी कहा हमने सब किया, यहाँ तक कि पिताजी ने भी आपका काम किया है। चुप रहो तुम तो। बूढ़े माता पिता आंसू बहा रहे थे कि ये सब होता हुआ सारा नजारा मोहन देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि शेफाली उसके माता पिता के साथ उसके पीछे कितना बुरा कर रही थी, और वो कहता है, शेफाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता के साथ इतना बुरा बर्ताव करने की? मेरे मम्मी पापा बहन, तुमने सबको रुलाया। अगर तुम्हें अपने पैसों पर इतना ही घमंड था तो मुझसे शादी क्यों की? तुमने मुझे प्रॉपर्टी के लिए भड़काया, मैं चुप रहा, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। तुम्हें बंटवारा चाहिए ना? ठीक है, मैं इस घर को बेचकर आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। अपने पिताजी के साथ रह लेना, लेकिन मैं अपने माँ बाप के साथ रहूंगा। मोहन, ये तुम क्या कह रहे हो? अपने माँ बाप को तुमसे बचाने के लिए कह रहा हूँ, वरना तुमने जो कहा है, अगर तुम मेरे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली होती तो धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देता। मोहन, मुझे माफ कर दो। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी, इसीलिए ऐसी हरकत करने लग गई। और माँ जी, पापा जी, ननन जी, ये आपके साथ ये सब मैंने क्या कर दिया? आप तीनों मुझे माफ कर दीजिए, वरना मोहन मुझे माफ नहीं करेंगे। मुझे अपनी भूल का पछतावा हो गया है। मोहन बेटा, बहू को माफ कर दे, वो माँ बनने वाली है, उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ मोहन बेटा, माफ कर दे, हमने भी बहू को माफ कर दिया। हाँ भैया, मान जाइए। देखा, मम्मी पापा बहन सब तुम्हारी तरफ ही हैं, अभी भी। माफ कर दो मोहन, अब की बार मैं अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। ये सुनने के बाद मोहन उसे माफ करके अपने गले लगा लेता है। इस तरह शेफाली की आंखों से लालच की पट्टी उतर जाती है। कुछ महीनों बाद वो एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। आरती जी अपने तीनों बेटों के साथ रहा करती थीं। उनके पास न रहने को अच्छा घर था और न ही खाने पीने का अच्छा सामान। वो सभी बस एक किराए के कमरे में ही गुजारा कर रहे थे। माँ, कपड़े तो धुल गए हैं, लेकिन सूखेंगे कहाँ? आज तो बरसात का मौसम हो रहा है, बाहर भी नहीं सुखा सकते हैं। सुन बहू, तू यहीं कमरे में रस्सी बांध ले और यहीं पर सुखा दे। माँ, एक तो हमारे पास रहने के लिए बस एक ही कमरा है, कपड़े डालने से तो ये भी पूरा भर जाएगा। लेकिन कपड़े सुखाने तो होंगे ही ना। दोनों बहुओं ने अपना दिमाग चलाकर आखिरकार रस्सी से बांध ही दी। उनके पूरे कमरे में कपड़े ही कपड़े थे, लेकिन बेचारे हालातों के मारे लोग और कर भी क्या सकते थे। आरती जी ने अपनी इतनी बुरी स्थिति में भी अपने दोनों बेटों की शादी की थी
और अब दोनों बहुएं, देवर, सास और उनके पति सभी एक ही कमरे में रहते थे। इसी तरह से समय बीतता जा रहा था। दोनों बहुएं एक कमरे में रहकर भी बहुत खुश थीं, जिसकी वजह से आरती जी को कभी भी ये महसूस ही नहीं होता था कि उन्हें भी एक बड़े घर की जरूरत है। उनकी जिंदगी खुशी खुशी चल रही थी कि एक दिन अचानक, ये लीजिए आपका टिफिन। तुम्हारा शुक्रिया पायल। आज काम पर से जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज मेरे मायके में हम सभी की दावत है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। मदन और लखन दोनों काम पर चले गए। आंचल और पायल भी अपने अपने कामों में लग गईं। माँ, आप आज मेरे मायके की दावत में कौन सी साड़ी पहनोगी? अरे कोई सी भी पहन लूंगी। अब तुम दोनों जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा लो, फिर जाना भी है। जी माँ। इसी तरह से शाम हो गई। दोनों बहुएं और आरती तैयार हुए अपने बेटों की राह देख रही थी। बहुत देर हो गई, अब तक तो लखन और मदन जी को आ जाना चाहिए था। सही कहा, वहां जाने में भी तो टाइम लग जाएगा ना। पता नहीं वो दोनों अब तक क्यों नहीं आए। और पता नहीं ये रवि भी कहाँ रह गया है। वो तीनों बस ऐसा बोल ही रही थी कि तभी अचानक रवि अंदर आया। अरे तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी? पता नहीं है कि हमें आज भाभी के ससुराल जाना है? रवि कुछ नहीं बोला, वो बस शांत खड़ा हुआ था। उसने आहिस्ता से घर के दरवाजे से पर्दा हटाया तो दरवाजे के बाहर का मंजर देख आरती, पायल और आंचल हैरान रह गईं। वहां पर सफेद कपड़ों में लिपटी हुई 2 लाशें रखी हुई थी। ये सब क्या है देवर जी? ये लाशें किसकी हैं? भाभी जी, भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये आप क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लखन जी, मदन जी, उठिए, आंखें खोलिए। अरे ये क्या हो गया मेरे लाल? उठ जा, देख तेरी माँ तुझे उठा रही है। जाग जा मेरे बेटे। अचानक ही पूरे परिवार की खिलखिलाती हुई हंसी एक कोहराम में बदल गई। एकदम से दोनों ही बेटों का साया दुनिया से उठ जाना आरती जी के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन कुदरत के आगे तो सभी मजबूर थे। इसी तरह से समय बीत गया और अब लखन और मदन की मौत को पूरे 7 महीने हो चुके थे। बहुमो, मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हारे देवर रवि की भी अब शादी करा ही दूं। जिंदगी मौत की किसी को क्या पता है। कोई नहीं जानता कब किसे मौत ले जाए। पता नहीं मैं भी अब कितने दिन तक जिंदा रहूंगी। ऐसी बातें मत करिए माँ, अभी तो हमने अपने पतियों को खोया है। अब आप ऐसी बातें मत कीजिए। हाँ हाँ ठीक है। वैसे देवर जी की शादी का ख्याल काफी अच्छा है। फिर क्या था, दोनों बहुएं और सास लग गईं एक अच्छी सी लड़की ढूंढने के लिए। कुछ दिन में आरती को एक रोशनी नाम की लड़की पसंद आई। ये लड़की अच्छी है माँ, ये लड़की तो मेरे माँ के गांव में रहती है। मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। ऐसा क्या? तो चलो चलते हैं इसके घर। तीनों सास बहू रोशनी के घर पहुंच गईं। लड़की वालों को भी रवि देखते ही पसंद आ गया। वैसे आरती ने कुछ भी नहीं छिपाया था। उसने ये भी सरेआम सभी को बता दिया था कि उनके पास रहने को बस एक ही कमरा है। लेकिन फिर भी लड़की वाले मान गए और रोशनी बहू बनकर आरती के घर आ गई। शादी हुए अभी 2 से 3 दिन ही हुए थे। ये क्या बात हुई भला? अरे अगर कमरा एक ही है तो क्या नए जोड़े के लिए भी आप इसे खाली नहीं करोगे? मतलब अगर कमरा एक ही है तो कुछ दिन के लिए आप तीनों कहीं और जाकर रह लो ना। जरूरी तो नहीं कि आप लोग भी यहीं रहो। ये नामुमकिन है। कहीं और रहने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी और इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ वैसे भी आप सभी मेरे ही पति की कमाई पर पल रहे हो। अपनी बीवी के मुंह से ऐसी बात सुनकर रवि बोला, रोशनी, ये क्या बदतमीजी है? माँ से इस तरह बात करते हैं क्या? तो मैंने गलत क्या बोला है? देखो, मैं अपनी माँ और भाभी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। ये बात तुम जितनी जल्दी अपने दिमाग में बिठा लो उतना ही अच्छा होगा, समझी? अरे अब तुम दोनों झगड़ा मत करो। मैं कोशिश करूंगी कि हम लोग एक बड़ा घर लें। ठीक है बहू? हाँ। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ।
रवि अपने काम पर चला गया। आरती और उसकी तीनों बहुएं घर में ही थीं। पायल रोशनी के पास नाश्ता लेकर आई। ये लो रोशनी, नाश्ता कर लो। ले जाइए इसे, मैं आपके हाथ से बनी एक भी चीज अपने मुंह में नहीं डालूंगी। क्यों, क्या हुआ? आप दोनों के साए ने तो अपने पति को ही ले लिया। अगर आपके बनाए खाने से मुझे भी कुछ हो गया तो? ये तू अपनी जेठानी से कैसी बातें कर रही है? चुप रह बुढ़िया, तू भी कुछ कम नहीं है। ना जाने मेरे पति पर तुम लोगों ने कौन सा जादू कर रखा है। वो मुझसे ज्यादा तुम्हारी बात सुनते हैं। मैं तो तंग आ चुकी हूँ। हाँ, हे भगवान, ये कैसी देवरानी हमारे पल्ले पड़ गई है। रोशनी नाम है मेरा, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मैं, समझी? विधवा जेठानी जी। इतने बड़े बड़े शब्द मत बोल रोशनी। अगर भगवान को बुरा लग गया तो कोई भी अनहोनी होने में देर नहीं लगेगी। चुप कर बुढ़िया, वरना अनहोनी मेरे हाथों से हो जाएगी। तभी दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ रवि अंदर आ गया। ये क्या बदतमीजी है रोशनी? आप तो काम पर चले गए थे। हाँ, मैं गया नहीं था, मैंने जाने का बस नाटक किया था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी माँ और भाभीियों से कैसा बर्ताव करती हो। हाँ तो वो देखो रोशनी, मैं एक बात तुम्हारे सामने बिल्कुल साफ कर रहा हूँ। अगर तुम मेरी माँ और भाभीियों के साथ घुल मिल कर रहोगी तभी मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अपनाऊंगा, और अगर तुम्हारा यही बर्ताव रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रवि की बात रोशनी को बिल्कुल तीर की तरह लगी। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रोशनी को अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दीजिए रवि जी, मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। प्लीज आप मुझे छोड़ना मत। माफी मांगनी ही है तो मुझसे नहीं, मेरी माँ और भाभीियों से मांगो। माँ जेठानी जी, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी ऐसी बातें नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी शायद यही करता। पर अब तो तुम समझ गई हो ना। कोई बात नहीं बहू, हमने तुझे माफ किया। चलो, अब तो तुम्हें सभी माफ कर चुके हैं। रोशनी देखो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसमें सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमें सभी हालातों में मिलजुल कर खुशी खुशी रहना चाहिए। और वैसे मैं कोशिश करूंगा कि हम भी एक बड़ा घर ले लें। तब तक इसी तरह से एडजस्ट कर लो। अब रोशनी सभी के साथ एक ही कमरे में खुशी से रहती थी। रवि भी अपने काम में खूब मेहनत कर रहा था और सब कुछ अब ठीक हो चुका था।